बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं जिसके लिए मैं वही अप्रोच यूज़ करूँगा जो अप्रोच मैंने शुरू के लेक्चर्स में यूज़ की थी कि हम जो रैंडी बायरन की जो फॉर्मल हमारी स्लाइड्स हैं उससे पहले मैं ये लेक्चर कर रहा हूँ जिसमें आई विल गो ओवर सम ऑफ द बेसिक्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं वो उन फॉर्मल स्लाइड्स के थ्रू करूँगा तो शायद मैं उतनी डिटेल में आपको कन्वे नहीं कर सकूँगा। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस वीडियो जिसके अंदर आई विल गो ओवर सम ऑफ द बेसिक्स एंड देन वंस विल स्टार्ट विद द एक्चुअल स्लाइड्स। तो उन स्लाइड्स के अंदर आपको लगेगा कि फिर हम बहुत क्विकली मूव कर सकेंगे, आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आती होंगी। सो लेट्स बिगिन विद दिस, लेट्स गो ओवर मैनी सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इन अ ग्रेट डील ऑफ डिटेल और उसके बाद फिर हम अगली वीडियो से जो है वो स्लाइड्स को शुरू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। बात शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू अ फ्यू वेरी यूजफुल रेफरेंसेस। ये लिंक जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, जो पहला लिंक आपको नज़र आ रहा है, ये इंटेल x86 64 के मैनुअल का है एंड इट्स एक्चुअली अ प्रीटी बिग बुक। और इस वाले लिंक पे बेसिकली इसके सारे जितने वॉल्यूम्स हैं वो कंबाइंड हैं एक सिंगल वॉल्यूम के अंदर। ये अपने पास ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और जहाँ कहीं आपको आगे जाकर किसी भी असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन के बारे में कन्फ्यूजन हो कि ये इंस्ट्रक्शन क्या ये करती है या वो करती है, ये फ़लाँ फ्लैग को चेंज करती है या नहीं चेंज करती है, तो द बेस्ट प्लेस टू गो इज़ द मैनुअल। ये वो डेटा शीट है जो कि आपके प्रोसेसर के साथ आती है। दिस इज़ द फाइनल वर्डिक्ट ऑन एनी इंस्ट्रक्शन और एनी क्वेरी रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर। जो इसमें लिखा हुआ है वही आपके प्रोसेसर के अंदर है, बाकी आप और जगहों से जो पढ़ रहे हैं वो इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, सो दिस इज़ योर मेन बुक फॉर दैट। और ये जो सेकंड लिंक है ये बेसिकली सारे मैनुअल्स का है, इसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैनुअल्स होते हैं, कुछ और चीज़ों के होते हैं, तो ये मैंने दोनों लिंक्स यहाँ दे दिए। एक बात ज़रूर ज़हन में रखिएगा, इससे पहले भी मैंने मुख्तसरन इस चीज़ का जिक्र किया था, आज मैं उसको मिस्ट्री को पूरी तरह डीमिस्टिफाई कर देता हूँ। जब आप मैनुअल पढ़ेंगे तो आपको असेंबली लैंग्वेज के अंदर ऑपरेंड्स लिखने का अंदाज़ उल्टा नज़र आएगा। सो अगर आपको याद हो, हम अब तक जो फॉलो करते रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मूव की इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो हमने ये कहा था कि इट इज़ मूव सोर्स डेस्ट। इसी तरह से अगर मैं ऐड की इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो हमने कहा था सोर्स डेस्ट। और यहाँ हमारा मतलब ये था कि मूव की इंस्ट्रक्शन में सोर्स से डेस्ट में चीज़ जाएगी, ऐड की इंस्ट्रक्शन में इट विल बी इक्वल टू डेस्ट इज इक्वल टू डेस्ट प्लस सोर्स। ठीक है, ये हमने बात की थी। ये कन्वेंशन लिनक्स के ऊपर यूज़ होती है। इंटेल के ऊपर, जो इंटेल के मैनुअल के अंदर आपको जो चीज़ मिलेगी और जो माइक्रोसॉफ्ट फॉलो करता है, यानी अगर आप विंडोज़ के ऊपर या विंडोज़ की किसी सिस्टम के ऊपर या माइक्रोसॉफ्ट के किसी और सिस्टम के ऊपर, आप डॉस वगैरह पे किसी और चीज़ पर अगर ये असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम रन कर रहे होते, वहाँ पे आपका कंपाइलर असेंबलर चल रहा होता, तो आपकी असेंबली एक दूसरी कन्वेंशन फॉलो करती, इसकी बिल्कुल उल्टी कन्वेंशन। और वो कन्वेंशन क्या है? वो कन्वेंशन है मूव क्यू डेस्ट सोर्स। और इसी तरह से अगर आप ऐड या कोई भी और इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, डेस्ट सोर्स। डेस्टिनेशन पहले आती है, सोर्स बाद में आता है। ये वो बेसिकली कन्वेंशन है जो मुझे अपनी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में यूज़ करने की आदत है। आई हैव ऑलवेज यूज्ड असेंबली या मोस्टली यूज असेंबली जो कि इस दूसरी कन्वेंशन को फॉलो करती है। तो आई एम एक्चुअली ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस लर्निंग कर्व फॉर दिस सोर्स डेस्ट थिंग, जो कि हम आपको भी सिखा रहे हैं, लेकिन बिकॉज लिनक्स के साथ अपने बहुत से फ़ायदे आते हैं लिहाजा वी प्रिफर्ड दिस कि आप यही आर्किटेक्चर सीखें, यही कन्वेंशन सीखें। इट्स नॉट आर्किटेक्चर, इट्स कन्वेंशन। लेकिन ये याद रहे कि जब भी कभी आप इंटेल का अपना मैनुअल पढ़ रहे होंगे या आप माइक्रोसॉफ्ट की कोई किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे तो ये वाली कन्वेंशन यूज़ होगी। और जब भी कभी आप लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स के ऊपर असेंबली देख रहे होंगे तो ये पहली वाली कन्वेंशन यूज़ होगी। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक मुल्क के अंदर राइट हैंड ड्राइविंग हो और दूसरे में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग हो। अगर आप राइट हैंड ड्राइविंग वाले मुल्क में लेफ्ट हैंड पे चले जाएंगे तो ऑब्वियसली यू विल हैव अ हेड ऑन कोलिजन। सो जस्ट बी केयरफुल फॉर दिस, बी केयरफुल विद दिस, और अपने जहन में ज़रूर जब आप पढ़ रहे हो तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये किस तरह लिखा हुआ है और क्या है इसका मतलब। ऑल राइट जी, सो लेट्स बिगिन। ये एक प्रोग्राम है जो आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आप जो चीज़ देख रहे हैं ये एड्रेसेस हैं, जिन एड्रेसेस के ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस आपको पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है,
ये एड्रेसेस आपको नॉर्मली जब आप असेंबली में लिख रहे होते हैं तो नज़र नहीं आ रहे होते। यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल को डिसअसेंबल किया है, तो इट हैज़ गिवन मी दीज एड्रेसेस। इन एड्रेसेस के साथ ये GDB के अंदर मैंने इसको डिसअसेंबल किया है। इन एड्रेसेस के साथ मुझे ये ऑफसेट्स भी नज़र आ रहे हैं, जहाँ से मैं देख सकता हूँ कि पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो 7 बाइट की है और दूसरी इंस्ट्रक्शन अगेन 7 बाइट की है, और अगेन अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो भी 7 बाइट की है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये प्रोग्राम कर क्या रहा है इससे फ़िलहाल हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम इसको एक्सप्लोर अभी करने लगे हैं, ना अभी हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। अभी सिर्फ हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो कैसे रहा है। एक बेसिक सा कंट्रोल का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर रिवाइज करने लगे हैं, जो आपको याद होगा हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, और वो कॉन्सेप्ट था हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर का, जिसको हम x86 64 बिट आर्किटेक्चर के ऊपर RIP कहते हैं, और यहाँ RIP का कोई ताल्लुक रेस्ट इन पीस या डेथ से नहीं है। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर है। अगर आपको याद हो हमने इसको कैसे डिस्क्राइब किया था, द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर ऑलवेज पॉइंट्स टू द नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब ये वक्त आ गया है कि अब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ लें, और ये ज़ाहिर है इतने सारे ज़ीरोज़ मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ मुख्तसर इसके अंदर जो है वो उतना हिस्सा लिखूंगा एड्रेस का जितने से जो है वो चीज़ कन्वे हो रही हो। सो लेट्स से इनिशियली जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा ये वाला, तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर के अंदर ये ज़ीरो पड़ा हुआ होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन है वो ज़ीरो के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, सो जैसे ही इंस्ट्रक्शन, अब यहाँ थोड़ा सा समझ लें कि प्रोसेसर काम किस तरह करता है। ये बात मैंने पहले भी की थी, मैं एक दफ़ा दोबारा दोहरा रहा हूँ। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर में जिस चीज़ का भी एड्रेस पड़ा हुआ है वहाँ पर प्रोसेसर जाएगा मेमोरी में और वहाँ से इंस्ट्रक्शन को उठाकर ले आएगा। अच्छा, अब ये ज़रूर समझ लें, वहाँ कुछ भी पड़ा हुआ है प्रोसेसर उसको इंस्ट्रक्शन समझ के उठाकर ले आएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसर इज़ ब्लाइंड, उसे नहीं पता कि वहाँ पर क्या पड़ा हुआ है। उसे पता है वहाँ पर एक बिट स्ट्रिंग पड़ी हुई है जिसको उसने लाकर एज इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेट करके चलाने की कोशिश करनी है। ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि अगर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहीं डेटा के ऊपर भी आप पॉइंट करा देंगे ना, वो उस डेटा को उठाकर लाएगा और समझने की कोशिश करेगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है उसको, और अगर कहीं उसका ऑप कोड, उसकी मशीन कोड मैच कर गया किसी इंस्ट्रक्शन से, तो वो इंस्ट्रक्शन समझ के उसको चला देगा। ठीक है, उसने वहाँ से बिट स्ट्रिंग उठानी है, लानी है। सो बेसिकली देयर इज अ साइकिल जिसको हम फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल कहते हैं। इसमें कुछ और नाम भी लिखे जाते हैं, लेकिन इन द बेसिक फॉर्म ये फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल है। फेच का मतलब ये है कि जहां आईपी पॉइंट कर रहा है, मैं इसको कभी कभी आईपी बोला करूंगा, आरआईपी ये सिर्फ बना है 64 होने की वजह से, अदरवाइज दिस इज आईपी। सो आईपी रजिस्टर जहां पॉइंट कर रहा है वहां से इंस्ट्रक्शन लेकर आओ। डिकोड का मतलब ये है कि उस इंस्ट्रक्शन को अलग अलग करो कि इसमें करने को क्या क्या, क्या कहा जा रहा है, मिसाल के तौर पे ऐड, और किस चीज़ पर करने को कहा जा रहा है। मिसाल के तौर पे एक रजिस्टर है और फर्ज करें एक इमीडिएट है। ठीक है, सो दैट्स द डिकोडिंग पार्ट, एंड देन द एग्जीक्यूशन पार्ट इज कि अब ये काम कर दो, अब वो एडिशन हो जाए। ठीक है, इसमें बाज़ दफ़ा एग्जीक्यूशन के बाद जो है वो स्टोरेज भी होती है और चीज़ें भी होती हैं, लेकिन फिलहाल मैं खाली सिर्फ बेसिक फॉर्म लिख रहा हूँ। सो एज सून एज द फेच हैपन्स, अगर आप इसके आर्किटेक्चर के अंदर जाएं तो फेच होते ही डिकोडिंग की स्टेज के वक्त ही RIP अगली इंस्ट्रक्शन की तरफ पॉइंट कर चुका होता है, वो ऑलरेडी इंक्रीमेंट कर चुका होता है। यानी कि जब ये जीरो एग्जीक्यूट हो रही होगी, जीरो डिकोड हो रही होगी, तो उस वक्त RIP के अंदर 7 आ चुका होगा। RIP के अंदर से ये चीज़ ख़त्म होकर, जीरो ख़त्म होकर, सॉरी आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमूव इट, ये ख़त्म होकर यहाँ पर 7 आ चुका होगा, 7 का एड्रेस यहाँ पहुँच चुका होगा। ये अब अगली इंस्ट्रक्शन है और इस वक्त ये अगली इंस्ट्रक्शन लाना शुरू करेगा। अच्छा, एक बात और याद रहे, इसी सीरीज ऑफ लेक्चर्स के अंदर हम आपसे एक बात और भी करेंगे कि प्रोसेसर ना ऐसा नहीं करता कि वो खाली एक इंस्ट्रक्शन फेच करके तो अब हाथ पे हाथ रख के बैठ गया है और अब वो पहली इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही है और वो एग्जीक्यूट हो रही है और उतनी देर जो फेच करने वाला हिस्सा है वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो फारिग बैठा हुआ इंतजार कर रहा है, चलो यार तुम एग्जीक्यूट करोगे तो फिर मैं अगली इंस्ट्रक्शन लाऊंगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। जिस तरह से हमारे मॉडर्न प्रोसेसर बने हुए हैं उसको हम पाइपलाइंड आर्किटेक्चर कहते हैं। वो करते ये हैं कि एक इंस्ट्रक्शन लाए, उसको भेजा डिकोड होने के लिए, और वाइल इट्स बीइंग डिकोडेड अगली इंस्ट्रक्शन ले आए। अब जब पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो डिकोड हो रही है तो दूसरी फेच हो रही है, जब पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो दूसरी डिकोड हो रही है, तीसरी फेच हो रही है, और ये इसी तरह चलता जाएगा। इसको हम पाइपलाइन कहते हैं। ये आगे जाकर हमने बहुत तफसील से पढ़नी है, लेकिन इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो अभी हमने इन्हीं सीरीज ऑफ वीडियोज़ में अगली चंद वीडियोज़ के अंदर हमने देखने। तो ये मौका अच्छा था, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि आपको समझ में आ जाए, कोई इतनी मुश्किल बात तो है नहीं। कि फॉर एग्जाम्पल RIP ने फेच की इंस्ट्रक्शन 0, ये जो पहले 0 एड्रेस पर रखी हुई थी, इसको डिकोड करने के लिए भेजा, यानी प्रोसेसर समझ रहा है कि इस इंस्ट्रक्शन में करने को क्या कहा जा रहा है।
और while it's being decoded इसने ये वाली इंस्ट्रक्शन फेच कर ली, ये उठाकर मेमोरी से अपने पास मंगवा ली, और जब इंस्ट्रक्शन पहली वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूशन तक पहुंची, यानी इस स्टेज पे पहुंची कि ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए, उस वक्त तक दूसरी इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही थी, यानी ये वाली इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही थी और ये वाली इंस्ट्रक्शन फेच हो रही थी। ठीक है, तो अब ये बात जहन में रहे कि प्रोसेसर इस अंदाज में तेज़ी के साथ एग्जीक्यूट करने के लिए अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अब ये प्रोग्राम के अंदर फेचिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूटिंग करता रहता है। ठीक है, अब ये बात होपफुली आपको क्लियर हो गई, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, रब कर देता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ समझनी है। अच्छा जनाब, अब आपने यहाँ पर देखा कि फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन नंबर 0 फेच हुई, उसके बाद क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन नंबर 7 फेच हुई, फिर इंस्ट्रक्शन नंबर 14 फेच हुई, और यूं करके प्रोग्राम आगे चलता रहा यहाँ तक कि वो किसी एंड पे पहुंचेगा। यहाँ पे आपको ये जो सिस्कॉल नज़र आ रही है ना, इसको अभी आप फिलहाल बिल्कुल भूल जाएं कि ये क्या है, ये इसका अभी आपको कोई यानी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोग्राम चलता रहा, चलते 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 ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम पर पहुंचा, और कहीं हम आखिर में बाद में जाकर सीखेंगे जब प्रोग्राम ख़त्म करना होता है तो क्या होता है, जब ये ख़त्म होगा तो उसके बाद जहाँ से भी ये कॉल किया गया था प्रोग्राम RIP के अंदर, वहाँ का एड्रेस डाल दिया जाएगा और प्रोग्राम वहाँ पर वापस चला जाएगा। अब यहाँ तक की बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं, तो अब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ कि क्या ये ज़रूरी है कि हमारा प्रोग्राम पहली इंस्ट्रक्शन से शुरू होगा और सीधा पूरे का पूरा विदाउट एनी डिवर्जन सीधा चलता चला जाएगा, और पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी इंस्ट्रक्शन चलेगी? फ़र्ज़ कीजिए अगर आपने अपने प्रोग्राम में कोई इफ़ एल्स टाइप की चीज़ लिखनी है कि इफ़ और ये वाला काम हो, लेकिन अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती तो फिर ये वाली लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी, बल्कि ये वाली लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। अगर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू ना हुई तो एल्स एग्जीक्यूट होगी। तो ये सबके ऊपर से कैसे गुजरेगा आपका आईपी की तो मजबूरी लग रही है कि वो तो अगली इंस्ट्रक्शन लाता है, फिर अगली लाता है, फिर अगली लाता है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक लेट्स से डू वाइल लूप है, मेरे पास एक डू वाइल लूप है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की इंस्ट्रक्शंस लाया और यहाँ भी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से आगे चला जाएगा। अब यहाँ के बाद इसको वापस, जब तक कंडीशन जो है इसकी फॉल्स नहीं होती वाइल की, तब तक इसे ये वाली चीज़ें फिर बार बार चलानी है, इनके ऊपर लूप करना है। तो यानी इससे इस इंस्ट्रक्शन की जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ये वाली बनेगी, बजाय इस इंस्ट्रक्शन के ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बनेगी। तो अब ये सब कुछ कैसे मुमकिन होता है? आज का हमारा असल गोल इस बात को समझना है। तो अब हम इस बात को एक एक स्टेप करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन होता है। जिस इंस्ट्रक्शन को अब हम देखने लगे हैं, दैट इंस्ट्रक्शन हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ मॉडिफाइंग योर IP रजिस्टर, योर RIP रजिस्टर। वैसे तो हमारे पास कई इंस्ट्रक्शंस हैं जो RIP को मॉडिफाई कर सकती हैं, जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। फिलहाल हम उनमें से जो पहली इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, उस इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं अनकंडीशनल जंप या JMP। बाय द वे एक चीज़ आप जरूर ध्यान में रखिएगा, RIP जो है ना वो इस तरीके से मॉडिफाई नहीं हो सकता। सो फॉर एग्जाम्पल आप चाहें कि मैं ये फिक्स्ड एड्रेस है 007, इसको मैं मूव करना चाहता हूँ इन द रजिस्टर RIP, so this is not allowed, this instruction is not allowed, ये नहीं हो सकता। तो अगर आपने इसको मूव किसी ना किसी तरह करना है तो वो किसी और इंस्ट्रक्शन के थ्रू करना पड़ेगा, जिनमें से एक इंस्ट्रक्शन को हम अभी देख रहे हैं। इसमें कुछ तफसीलात और भी हैं, वो मैं फिलहाल अभी ग्लॉस ओवर कर रहा हूँ, अभी मैं आपको ज़रा सिंपलिस्टिक व्यूज़ का देना चाह रहा हूँ। ऑलराइट, सो फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने ये देखा कि हमारा RIP इनिशियली उसमें 0 आता है, उसके बाद 7 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर यानी कि हेक्स 15 आएगा, हेक्स 1C आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम इस चीज़ को चेंज कर सकें, किसी तरह से हम अपने प्रोग्राम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकें। हम ये काम करने के लिए the instruction that we're going to use is a jump instruction, is an unconditional jump instruction। ठीक है, यानी हम किस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर से गुजर कर किसी और जगह पर पहुंच सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ ऐसे कि ये एड्रेस नंबर 4 पे लिखी हुई है, वैसे तो जाहिर है ये बात इट डजंट मेक सेंस, पिछली इंस्ट्रक्शन 7 बाइट की है, लेकिन मैं सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए इसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ। सो लेट्स एज्यूम मैंने ये जंप इंस्ट्रक्शन लिख दी, एंड लेट्स एज्यूम मैं यहाँ से सीधा जाना चाहता हूँ कि मैं इन इंस्ट्रक्शंस को स्किप करूँ और फॉर एग्जांपल ये अगली भी स्किप कर दूं और मैं सीधा इस मूव की इंस्ट्रक्शन पे आ जाऊं जो 1E पे रखी हुई है। सो व्हाट आई एम गोना डू हियर इज आई विल जस्ट राइट 001E। इससे क्या होगा,
सबसे पहले मेरे RIP में 0 आया, फिर उसके बाद 4 आया जिससे इसने इस जंप इंस्ट्रक्शन को अपने पास बुलाया, और जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया RIP में बजाय 7 आने के 1E चला गया और RIP सीधा यहाँ पहुँच गया और इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू हो गया। ठीक है, ये है जंप आगे करने की एग्जाम्पल। जंप दूसरी डायरेक्शन में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहीं एक जंप इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एड्रेस कहता हूँ, एड्रेस नंबर 26, ऐसे ही मैं डमी एड्रेस बना रहा हूँ, and let's say I create an unconditional jump here to address number 0015। यहाँ से क्या होगा, इस इंस्ट्रक्शन पे आके जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी वो ये वाली होगी, ये इंस्ट्रक्शन चलेगी। बाय द वे यहाँ मैंने एक ये इन्फिनिट लूप बना दिया, अब हमेशा ये यहाँ से जब वापस यहाँ पहुँचेगा तो पीछे चला जाया करेगा, प्रोग्राम कभी ख़त्म नहीं होगा, विच इज़ फाइन। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ समझना चाह रहे हैं कि ये चीज़ चलती किस तरह से। ठीक है, तो आई होप कि आपको जंप का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया कि अनकंडीशनल जंप JMP की जो इंस्ट्रक्शन है वो आपके RIP को मॉडिफाई करती है और उसको डायरेक्टली किसी और जगह ले जाती है। इट्स लाइक अ टेलीपोर्टर दैट यू हैव नाउ, कि आप अपने प्रोग्राम के किसी भी हिस्से से टेलीपोर्ट करके किसी और हिस्से में जा सकते हैं। बाय द वे ये इंस्ट्रक्शन हमारे पास C में भी मौजूद है, जो आपको बताई नहीं जाती क्योंकि ये अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं समझी जाती C में, एंड दिस इंस्ट्रक्शन इज नोन एज द गो टू इंस्ट्रक्शन। गो टू करके आप C के प्रोग्राम में भी किसी जगह से किसी जगह पर डायरेक्टली जा सकते हैं। अब मसले की बात सिर्फ इतनी है कि जिस वक्त हम अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं असेंबली लैंग्वेज का, उस वक्त हमें क्या मालूम कि किस इंस्ट्रक्शन का क्या एड्रेस है। अब हम बैठ के कैलकुलेट तो नहीं करेंगे ना कि पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो इतने बाइट की है और दूसरे इतने बाइट की। ये तो डिसअसेंबल करके हमें जो लेफ्ट पे एड्रेसेस हैं वो नज़र आ रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, जो कुछ भी आपके यहाँ पर लेफ्ट साइड ऑफ दिस रेड लाइन पड़ा हुआ है ये आपको नज़र नहीं आ रहा। आपका प्रोग्राम तो खाली वो है जो आपकी राइट साइड ऑफ द लाइन पे है। ये असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है। सो हाउ वुड यू जंप फॉर एग्जाम्पल टू अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन? उसके लिए हमें एक बहुत आसान सा तरीका जो कि असेंबली और C दोनों में यूज़ हो सकता है वो मिला हुआ है, जिसको हम कहते हैं लेबल्स। सो लेबल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं इस मूव की इंस्ट्रक्शन के ऊपर जंप करूँ। ठीक है, तो मैं एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग बना लूँगा। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो lab1 और उसके आगे कोलन लगा दूंगा। सो दिस इज एन अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग जिसके आगे कोलन लगा दिया अपने असेंबली लैंग्वेज के कोड के अंदर, ये एक लेबल बन गया। जब ये प्रोग्राम असेंबल होता है तो इस लेबल को वो एड्रेस में, यानी ये लेबल रिप्लेस हो जाता है इस एड्रेस से जो इस लाइन का एड्रेस है, और जहां जहां ये लेबल कॉल हुआ होता है वहां वहां ये इससे रिप्लेस हो जाता है। तो अब मैं जंप किस तरह से करूंगा? फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर अगर जंप करनी थी और जंप करके मैंने इस लाइन पर आना था 1E के ऊपर, तो बजाय 1E के मैं यहां पर लिखूंगा lab1 विदाउट कोलन। अब जब मैं ये करूंगा तो नाउ जिस वक्त ये प्रोग्राम असेंबल होगा इस lab1 की जगह, जब असेंबली के वक्त मालूम हो जाएगा असेंबल करते वक्त कि इसका एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे 001E रिप्लेस होकर आ जाएगा। और अगर आप इस प्रोग्राम को डिसअसेंबल करके देखेंगे, एग्जीक्यूटेबल से वापस लाएंगे इसे, तो आप देखेंगे कि उसमें लेबल्स ख़त्म हुए हुए होंगे और लेबल्स की जगह पर एड्रेसेस पड़े हुए होंगे। वो एक्चुअल एड्रेसेस होंगे जो कि इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसको हम इस प्रोग्राम के रिलेटिव एड्रेसेस भी कहते हैं। तो एक बात तो ये होगी, अक्सर बाय द वे आप जो देखेंगे अपने इस कोर्स के अंदर, तो उसमें आप नॉर्मली एक डॉट लगा हुआ इससे पहले भी देखेंगे, तो आप अक्सर लेबल्स इस फॉर्म में देख रहे होंगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि मैं अपने प्रोग्राम में अनकंडीशनली, यानी कि किस वक्त ये जंप करेगा, हमेशा करेगा जब भी ये, यानी अब यूँ समझ लें कि इस प्रोग्राम के अंदर से ये इंस्ट्रक्शंस जो है ना इफेक्टिवली ख़त्म हो गई, ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगी अनलेस, बेशक पॉज करके सोच लें मैं अनलेस के बाद क्या कहने वाला हूँ, कब ऐसा मुमकिन है कि एग्जीक्यूट हो? अनलेस कि किसी और जगह से जंप करके आप इन इंस्ट्रक्शंस में से इनमें से कहीं पहुंच जाएं। यानी नॉर्मल एग्जीक्यूशन पाथ में से अभी गायब हो गई हैं, लेकिन अगर मैं कहीं से जंप करके इन इंस्ट्रक्शंस पे आ जाता हूं तो ये एग्जीक्यूट हो सकती हैं, बिल्कुल एग्जीक्यूट हो सकती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये जनाब एक चीज़ आपके सामने रखनी थी, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल रखनी थी कि किस तरह से हम अनकंडीशनल जंप्स कर सकते हैं और लेबल्स क्या चीज़ होते हैं। अब आपको लेबल्स भी समझ में आ गए, अनकंडीशनल जंप्स भी समझ में आ गई और उसका RIP रजिस्टर के साथ ताल्लुक भी समझ में आ गया। अब जनाब हमारा गोल ये है कि किसी तरह से हम कंडीशंस लिखना सीख लें। फॉर एग्जांपल, कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम A =B जैसी कंडीशन असेंबली में लिख सकें, या A <= B टाइप की कंडीशंस लिख सकें, या हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है वो लेट्स अज्यूम while A <10, इस तरह की कंडीशंस हम कैसे असेंबली में लिख सकते हैं। ये अब हमारा नेक्स्ट गोल है।
और यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा जो हिंट है वो ये है कि हमारे पास कुछ फ्लैग्स थे जो हमने सीखे थे, जिनमें जो ग्रीन हुए हैं ना, ये वो हैं जिनका नाम हम इनसे पहले किसी हद तक ले चुके हैं। कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग। ये फ्लैग्स सेट या रीसेट होते हैं, यानी 1 या 0 होते हैं इन रिस्पॉन्स टू अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इन रिस्पॉन्स टू द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पहले एक सादा सा सवाल पूछूं, अगर मैं जानना चाहता हूं कि a इक्वल टू b है या नहीं है, क्या मेरे पास कोई अरिथमेटिक तरीका है ये काम करने का? बिल्कुल है। आप a माइनस बी परफॉर्म करें, अगर आंसर आपका 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि a और b इक्वल थे। आप a माइनस बी परफॉर्म करें और अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दैट मीन्स a b से बड़ा है, और आप a माइनस बी परफॉर्म करें और आपका आंसर लेस देन 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स कि a b से छोटा था। तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि हम कंडीशंस पकड़ने के लिए सब्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन के नतीजे में आंसर को देख सकते हैं कि वो आंसर 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, या 0 के इक्वल है। अब मसला सारा ये है कि ये कैसे पता लगे? इसके लिए भी तो कंपैरिजन करना पड़ेगा कि आंसर 0 से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। कंपैरिजन ही तो नहीं आता हमें करना। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या ये फ्लैग्स हमारी मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, अब इन फ्लैग्स को एक एक करके अच्छी तरह से समझ लीजिए। इनकी मैं एक हद तक डिटेल में जाऊंगा, इनकी आर्किटेक्चर लेवल डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, जो कि बियॉन्ड हमारे इस कोर्स है फिलहाल, लेकिन जितनी डिटेल इसको पूरी तरह समझने के लिए ज़रूरत है उसको हम देख लेते हैं। अच्छा जनाब, सबसे पहले हम देखते हैं कैरी फ्लैग को। कैरी फ्लैग बहुत आसान है। कैरी फ्लैग उस वक्त सेट होता है जिस वक्त हमारे लास्ट अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन के नतीजे में कैरी जनरेट हुई हो। जब लास्ट अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन के नतीजे में कैरी जनरेट होगी तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? आपने एडिशन की है, ठीक है, मैं अब इसको बिल्कुल सादे अंदाज में लिख देता हूँ। a इज इक्वल टू a प्लस बी की आपने एडिशन की है। ठीक है, ये आप ऐड की इंस्ट्रक्शन से करते हैं ना, ऐड क्यू की इंस्ट्रक्शन से आपने एडिशन की है, दो नंबर्स को ऐड किया है, और ये दोनों फॉर एग्जांपल 32 बिट के नंबर्स थे। अगर इनका आंसर 32 बिट से बड़ा है तो कैरी सेट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपने सब्ट्रैक्शन की है, फॉर एग्जाम्पल सब्ट्रैक्ट क्यू से आपने सब्ट्रैक्शन की है, सब्ट्रैक्शन की है और a बड़ा है b छोटा है, तब तो कैरी 0 रहेगी। अगर a छोटा है, इफ a स्मॉलर देन b, तो तब इस सब्ट्रैक्शन के नतीजे में a को बोरो की जरूरत पड़ेगी। एंड द कैरी फ्लैग के बारे में हमेशा याद रखिएगा कि द कैरी फ्लैग बेसिकली डबल्स एज द बोरो फ्लैग, इट्स अ कैरी स्लैश बोरो फ्लैग। तो लिहाजा जब भी कभी छोटे में से बड़ा नंबर इन एन अनसाइंड मैनर माइनस हो रहा होगा, तो हम ये कहेंगे इन द अनसाइंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इट, जब भी छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो कैरी सेट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब जरा कुछ यहां से लिंक बन रहा है। जब भी कभी छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो कैरी सेट हो जाएगी, और जब भी कभी बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो कैरी 0 रहेगी, उसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। अब जरा अगला फ्लैग देखें, जीरो फ्लैग। सो ये मैंने कैरी फ्लैग के बारे में बात की है। लेट्स से जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग बहुत इंटरेस्टिंग है। जीरो फ्लैग उस वक्त सेट होता है, यानी उस वक्त 1 होता है, जब लास्ट अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन का आंसर 0 हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है a इज इक्वल टू a माइनस बी, और मैं एज्यूम करूं कि a जो है वो b के इक्वल है, इस केस में a माइनस बी के नतीजे में a में क्या आएगा? 0। जैसे ही इंस्ट्रक्शन का आंसर 0 आएगा, जीरो फ्लैग 1 हो जाएगा, यानी सेट हो जाएगा। और फर्ज करें कि ऐसा नहीं था, a नॉट इक्वल टू b था, उस केस में इन दोनों का आंसर इस इंस्ट्रक्शन का आंसर 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, और 0 नहीं आएगा तो जीरो फ्लैग 0 हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। समझ में आ गया? अब आपको यहाँ पे कुछ और भी हिंट्स मिल गए। जीरो फ्लैग तब सेट होता है, वो क्या इंडिकेट करता है? वो ऑन होकर ये बता रहा होता है कि जो पिछली आपने इंस्ट्रक्शन चलाई थी उसका आंसर 0 था। कैरी फ्लैग ऑन होकर ये बताता है कि जो आपने पिछली इंस्ट्रक्शन चलाई थी उसके अंदर कैरी या बोरो जनरेट हुआ था। ठीक है, अच्छा साइन फ्लैग। साइन फ्लैग बेसिकली सिर्फ साइन बिट ऑफ द लास्ट अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। सो फॉर एग्जांपल आपने a इज इक्वल टू a प्लस बी किया है, या a इज इक्वल टू a माइनस बी किया है, और a के अंदर जो इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो कुछ भी उसमें पड़ा हुआ है वो साइन बिट में चला जाएगा, वो साइन फ्लैग में चला जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है?
अगर मैं अपने नंबर्स को टूज कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव नंबर समझ रहा हूं, यानी उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को साइन बिट समझ रहा हूं, तो साइन फ्लैग इंडिकेट करेगा कि आंसर नेगेटिव था या पॉजिटिव था। तो अब आप ये बात समझ लें कि ये जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है ना चीजें, ए इज लेस देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी या ए इज इक्वल टू बी, इनकी साइंड और अनसाइंड इंटरप्रिटेशन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है 0010, फर्स्ट करें 4 बिट का नंबर है, ये क्या है 2। अगर मैं एक और नंबर लिखूं फॉर एग्जाम्पल 0111, ये नंबर क्या है? आप में से जो लोग अब तक माहिर हो चुके हैं इन चीज़ों के वो जानते होंगे कि ये ई है या 14 है। दिस इज पॉजिटिव 14, दिस इज पॉजिटिव 2, लेकिन यही नंबर 1110 इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इज एक्चुअली -2। अगर हम इस बिट स्ट्रिंग को, ये वही बात है जो शुरू के लेक्चर में बात हुई थी, अगर इस बिट स्ट्रिंग को हम साइंड के तौर पर समझेंगे तो ये -2 होगा, और अगर हम इसको अनसाइंड समझ रहे होंगे तो ये +14 होगा। ठीक है, तो अब अगर ये जो आप ऊपर कंपैरिजन देख रहे हैं a इज लेस देन इक्वल टू b, ये बात याद रखिएगा कि ये साइंड कंपैरिजन है या अनसाइंड कंपैरिजन है। अगर तो ये अनसाइंड कंपैरिजन है, फॉर एग्जांपल मैं इन्हीं दोनों नंबर्स को आपस में कंपेयर करता हूं, इस नंबर को और इस नंबर को मैं आपस में कंपेयर करता हूं, अगर तो अनसाइंड समझा जाएगा तो ये +14 बड़ा है और +2 छोटा है, और अगर साइंड समझा जाएगा तो फिर ये वाला नंबर छोटा है बिकॉज इट्स -2, और ये +2 जो है ये बड़ा है। ठीक है, ये याद रहे। तो लिहाजा हमारे जो कंपैरिजन्स होंगे, जब भी कभी हम कंडीशंस लिखा करेंगे असेंबली में, हम एक्सप्लिसिट करके लिखते हैं कि वेदर वी आर डूइंग अ साइंड कंपैरिजन और एन अनसाइंड कंपैरिजन। ठीक है, तो साइन फ्लैग जस्ट गिव्स अस द साइन बिट, जो कि साइन बिट के अंदर जो आंसर, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जो आंसर के अंदर आया होता है, जो भी चीज लास्ट अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन में। ठीक है, अब अगर आपने उसको साइन नंबर समझना था तो आप साइन बिट को देखेंगे, अगर आपने उसको साइन नंबर नहीं समझना था, अनसाइंड समझना था, तो आप इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, फाइनली I would call it the most important, या समझे थोड़ा सा जो समझने में ज़रा मुश्किल है इनमें से, that is the overflow flag, और अब हम उसको देख लेते हैं। So the overflow flag indicates a sign, sorry, it indicates a sign overflow. That's me writing overflow. Let me write it more nicely. It indicates a sign overflow. Sign overflow का क्या मतलब है? आपने दो पॉजिटिव नंबर ऐड किए और आंसर नेगेटिव आ गया, या आपने दो नेगेटिव नंबर्स ऐड किए और आंसर पॉजिटिव आ गया। ये चीज़ कब होना मुमकिन होती है? ये कैसे होती है? ये तब होती है, इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यू हैव 4 बिट साइन नंबर्स and you add 0 1 1 1, which is what, +7, and you do 0 1 0 0, which is what, +4. if I add these numbers, मेरे पास क्या आएगा? 1 1 0 1। ये नंबर क्या है टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में? इट्स अ नेगेटिव नंबर, आई नो दैट, इसमें तो कोई शुबा नहीं। अब ये नंबर है क्या? 1 0 1, सो दिस इज -5। दो पॉजिटिव नंबर ऐड हुए और आंसर नेगेटिव आ गया, यानी आंसर का साइन अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो गया। इस चीज को हम कहते हैं ये साइन ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो। एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं साइन अंडरफ्लो। साइन अंडरफ्लो क्या होता है? आपके पास दो नेगेटिव नंबर थे, फॉर एग्जांपल आपके पास था जनाब 1 0 0 0, ये 4 बिट साइन नंबर्स के अंदर -8 है, एंड यू हैव अनदर नंबर 1 1 1 1 विच इज -1। -8 -1, आंसर क्या आता है? -9। अब जरा देखते हैं आएगा क्या। द आंसर इज 1 1 1 0, और ये एक जो है ये कैरी के अंदर एक चीज चली गई। व्हाट इज दिस? दिस इज, इसको यहाँ पे +7। सो दो नेगेटिव नंबर ऐड हुए, आंसर नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन आंसर क्या बन गया? आंसर पॉजिटिव बन गया। सो जब इन दोनों के एडिशन से, दो नेगेटिव नंबर्स के ऐड होने से पॉजिटिव आंसर आएगा, तो हम इसको कहेंगे साइन अंडरफ्लो। साइन अंडरफ्लो इन दोनों चीजों को कैप्चर करता है ये आपका ओवरफ्लो फ्लैग। सो अब बस इतनी बात याद रख लीजिए, जब भी कभी आप नंबर्स को साइन नंबर समझकर उनकी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं,
उस सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर या एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और फर्ज करें आप एडिशन कर रहे थे और साइन अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो जाए, साइन अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो जाए, यानी असल साइन से उलट हो जाए, बस अब यूं समझ लें, मैं इसको आसान वर्ड्स में ये कह दूं, द ओवरफ्लो फ्लैग कैप्चर्स इन साइंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इट कैप्चर्स कि कब साइन बिट सही साइन नहीं दिखा रही। मेरी बस इस आखिरी बात को, सारी बातें अगर आपको भूल जाएं तो इतनी बात बस मेरी याद रखिएगा कि द ओवरफ्लो फ्लैग कैप्चर्स when the sign in SF is not correct। ओवरफ्लो फ्लैग बस इतनी बात कैप्चर करता है कि कब आपके पास साइन फ्लैग के अंदर जो साइन आ रहा है फॉर एन अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन, साइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन, वो साइन करेक्ट नहीं है, वो साइन उलट गया है। बस इतनी बात अगर आपको याद रही तो आपको अगली सारी बातें समझ आ जाएंगी। मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है पीछे का, लेकिन इतनी बस बात याद रख लें। अब मैं अगर पूरा एक क्विकली दोहरा दूं, कैरी फ्लैग क्या पकड़ता है? अनसाइंड सब्ट्रैक्शन के अंदर जिस वक्त बोरो की जरूरत पड़ जाए, यानी छोटे में से बड़ा नंबर अनसाइंड अंदाज में माइनस हो, कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। जीरो फ्लैग उस वक्त सेट होगा जिस वक्त आपके लास्ट अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन का आंसर जीरो हो। साइन फ्लैग उस वक्त सेट होगा जिस वक्त आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द डेस्टिनेशन इन द लास्ट अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन वो 1 थी, तब अनसेट हो, तब रीसेट होगा, जीरो होगा जिस वक्त वो जीरो थी। और ओवरफ्लो फ्लैग उस वक्त सेट होगा जिस वक्त आपका साइन ओवरफ्लो या अंडरफ्लो हो गया है, मीनिंग कि आपका साइन फ्लैग जो साइन दिखा रहा है वो सही साइन नहीं है, सही साइन कुछ और था, लेकिन वो साइन ओवरफ्लो कर गया क्योंकि उतने बिट के अंदर वो आंसर फिट आ नहीं सका। तो साइन फ्लैग वैलिडिटी ऑफ ओवरफ्लो फ्लैग साइन फ्लैग की वैलिडिटी को इंडिकेट करता है कि वो वैलिड है या नहीं। आई होप कि अब ये चीज क्लियर हो गई होगी और आई होप कि आपको इसमें अब फर्दर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जबकि हम ये सब कुछ समझ गए और अब हमें ये सारी बातें, मोटी मोटी बातें समझ में आ गई, तो अब बस आसान आसान बातें रह गई, अब कोई मुश्किल बात नहीं, अब तो बहुत ईजी आ गया। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम अब कंपैरिजंस करना चाह रहे हैं, कंपैरिजंस लाइक इफ a इज इक्वल टू बी या इस तरह के कंपैरिजंस। उसके लिए हमने अभी कहा कि जी सब्ट्रैक्शन हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, क्यों ना हम सब्ट्रैक्शन की मदद से कंपैरिजंस कर लें। सो एक नंबर में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें, लाइक सब्ट्रैक्ट q सोर्स डेस्टिनेशन, जिसका मतलब होगा डेस्टिनेशन इज इक्वल टू डेस्टिनेशन माइनस सोर्स, और सारे फ्लैग्स इंपैक्ट होंगे जिस तरह से होने चाहिए, जो चारों फ्लैग्स जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग और कैरी फ्लैग, वो इससे इंपैक्ट होंगे और हम अकॉर्डिंगली उनको चेक करके देख सकते हैं कि डेस्टिनेशन बड़ा था या सोर्स बड़ा था या ये इक्वल थे। इसके लिए हमें असेंबली लैंग्वेज ने एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दी। देखें इस केस में आपको ना, जब भी कभी आप इफ लिखते हैं, अगर आपको याद हो, इफ a equals b या if a less than equals b, तो ये बात गारंटीड होती है कि ना a चेंज होगा ना b चेंज होगा। सही है ना, ये बात पता है ना आपको? तो दोनों चीजें चेंज नहीं होती। अब हम जिस तरीके से इनको करना चाह रहे हैं उससे ये चेंज हो रहे हैं, क्योंकि सब सब्ट्रैक्शन करेंगे a बदल जाएगा। तो असेंबली में हमारे पास एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, द कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन, CMP, और CMP-Q वो बन जाती है जिस वक्त हम उसको क्वाड वर्ड के ऊपर देख रहे हैं। This is just like a subtraction instruction, it just does not have a destination. So comparison source dest is unlike normal subtraction जिसमें आंसर डेस्ट में स्टोर होता है, इसका आंसर कहीं स्टोर नहीं होता। It only affects the flags. It only affects the flags. It does not modify the source or the destination. So it's a subtraction without a destination. इसमें subtraction हो जाएगी, flags impact हो जाएंगे, लेकिन आंसर कहीं स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एक तरीका आ गया कि जब भी कभी कंपैरिजन करना है, उन दोनों नंबर्स को आप एक दूसरे से कंपेयर की मदद से सब्ट्रैक्ट करें और उसके बाद फ्लैग्स से पढ़ लें कि उनमें से कौन सा नंबर बड़ा था, कौन सा छोटा था। और अब हम आगे जाकर देखेंगे कि इन फ्लैग्स की बेस के ऊपर हम जंप्स को कंडीशन कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं अगर कैरी फ्लैग 1 है तो जंप कर जाओ और कैरी फ्लैग 0 है तो जंप ना करो। समझ गए आप? अब पूरी कहानी समझ में आ गई कि किस तरह से हमारा ये कंपैरिजन का मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। अच्छा जनाब, अब पहले सबसे आसान वाला हम कंपैरिजन देखते हैं। वो सबसे आसान कंपैरिजन क्या है? सो लुकिंग एट द इजीएस्ट केस विच इज ऑफ इक्वालिटी, जब भी सोर्स और डेस्टिनेशन इक्वल होंगे, जब भी हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन जो है वो एक दूसरे से एग्जैक्ट इक्वल होंगे, उस वक्त क्या होगा? उस वक्त हमारा जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा कंपैरिजन के नतीजे में। ठीक है, इस बात सबसे आसान है।
और जब भी कभी सोर्स और डेस्टिनेशन इक्वल नहीं होंगे तो जीरो फ्लैग हमारा जीरो होगा। तो नाउ वी कैन जस्ट चेक द जीरो फ्लैग टू सी कि ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के इक्वल थे या नहीं थे। अच्छा, आप इसको, ये तो हम आसान तरीके से लिख रहे हैं, आप जिस वक्त आगे जाकर हम इनको स्लाइड्स में देखेंगे तो हम इनको ऐसे लिखा करेंगे। यानी ZF का मतलब है कि इफ़ ZF अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर या किसी चीज़ में चेक कर रहा हूँ ZF को, तो ZF का मतलब है कि ये सेट है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। नॉट ZF का मतलब है ये कंडीशन तब ट्रू होगी जब ZF में जीरो पड़ा हुआ है। तो जीरो पड़ा हुआ है तो नॉट ZF करने से ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब ज़रा थोड़ा सा तवज्जो मेरे साथ पूरी तरह ले आइएगा, अगली 2-3 स्लाइड्स को सही तरह से समझ लें। अच्छा जनाब, अब हम एक कंपैरिजन के बाद ये देखना चाहते हैं कि मेरी अनसाइंड डेस्टिनेशन अनसाइंड सोर्स से छोटी है या नहीं है। अनसाइंड डेस्टिनेशन, मैं अब इसको अनसाइंड समझ रहा हूँ, अनसाइंड सोर्स से छोटी है या नहीं। ठीक है, अगर अनसाइंड डेस्टिनेशन अनसाइंड सोर्स से छोटी है तो बोरो जनरेट हुआ होगा, यानी कैरी फ्लैग 1 होगा। ठीक है, जिस चीज़ को दूसरा चेक करने का अंदाज़ आप इसी को लिखने का अंदाज़ आप ये भी देखेंगे। तो आप अगर खाली बस कैरी फ्लैग 1 चेक कर ले तो इसका मतलब है आफ्टर कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन जस्ट डू अ कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 1। अगर ये इक्वल टू 1 है तो दैट मीन्स कि आपका डेस्टिनेशन सोर्स से छोटा था। ठीक है, अभी हम आगे जाकर देखेंगे वो जंप्स क्या हैं जो इसके ऊपर हमारे पास मौजूद हैं, जो फ्लैग के ऊपर बेस्ड होती हैं कि जंप इफ कैरी, व्हेन कैरी फ्लैग इज सेट, वो जंप लिखी होगी, अगर कैरी फ्लैग सेट होगा तो जंप हो जाएगी, अगर नहीं होगा तो वो अगली लाइन पे चला जाएगा। ये हम इसके ऊपर करेंगे, अभी देखते हैं। अच्छा, अब इससे अगली से पहले ये देख लें जो आसान है। When the unsigned destination is greater than or equal to your unsigned source, यानी ये नंबर बड़ा है, डेस्टिनेशन बड़ा है, सोर्स छोटा है, हमेशा ऊपर देख लिया करें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन इसके ऊपर ना आए। जब भी आपकी डेस्टिनेशन बड़ी है और सोर्स छोटा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा या तो कैरी फ्लैग 0 होगा और जीरो फ्लैग 1 होगा। ठीक है, जब वो दोनों नंबर इक्वल होंगे, और या कैरी फ्लैग 0 होगा और जीरो फ्लैग 0 होगा, यानी जब अनसाइंड डेस्टिनेशन बड़ा था और सोर्स छोटा था। तो अब इन दोनों के अंदर जाहिर है हमें इस चीज़ को तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं रह गई, ये तो हमारा डोंट केयर टर्म बन गई ना कि ये 1 है ये 0। दोनों केसेस के अंदर हमने इस बात को समझना है कि अनसाइंड डेस्टिनेशन जो है वो उसकी ये कंडीशन फुलफिल हो रही थी। तो दैट मीन्स कि वी जस्ट नीड टू चेक द कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी नॉट कैरी फ्लैग। इस पे अपने आप को बेशक पॉज करके कन्विंस कर लें। कब आप इस बात को यकीन से कह सकते हैं फॉलोइंग दिस सब्ट्रैक्शन कि मेरा अनसाइंड डेस्टिनेशन अनसाइंड सोर्स से बड़ा था या इक्वल था, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और आप इस बात पे अपने आप को कन्विंस करें कि इसको सिर्फ ये चेक करने की जरूरत है कि कैरी फ्लैग 0 है कि नहीं। ठीक है, अच्छा अब इनके दरमियान की कंडीशंस देख लेते हैं। अनसाइंड डेस्टिनेशन इज लेस देन और इक्वल टू योर अनसाइंड सोर्स, ये कब होगा? अनसाइंड डेस्टिनेशन लेस देन कब होगा और इक्वल कब होगा? इक्वल तब होगा जब जीरो फ्लैग 1 है, और लेस देन कब होगा जब कैरी फ्लैग 1 है। तो या जीरो फ्लैग 1 हो या कैरी फ्लैग 1 हो, दोनों केसेस में, यानी इसके अगर आप और कर लें तो इस और के आंसर में आइदर दिस इज ट्रू और दैट इज ट्रू और बोथ आर ट्रू, इस केस के अंदर आप कह सकते हैं कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको लिखने का दूसरा अंदाज ये है। अच्छा, फाइनल रह गया खाली अनसाइंड डेस्टिनेशन इज ग्रेटर देन अनसाइंड सोर्स लेकिन इक्वल नहीं है। तो दैट मीन्स कि जीरो फ्लैग 0 होगा, इक्वल नहीं हो सकते वो, और साथ ही साथ कैरी फ्लैग भी 0 होगा, मीनिंग कि डेस्टिनेशन बड़ा है और सोर्स छोटा है, कोई बोरो जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, इस पे अपने आप को इस स्लाइड पर रोकें, अपने आप को पूरी तरह कन्विंस करें, जिस तरह मैंने फ्लैग समझाए थे उसकी बेस के ऊपर अपने आप को कन्विंस करें ताकि आप बिल्कुल यकीन की मंजिल पे पहुंच जाएं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ने लगे हैं साइंड कंपैरिजन की तरफ। तो अनसाइंड पे अपने आप को पहले कायल करने, अनसाइंड जो है वो ज़रा ज़्यादा आसान होते हैं। वैसे तो साइंड भी मुश्किल नहीं है लेकिन अनसाइंड थोड़े से ज़्यादा आसान होते हैं। अच्छा जनाब, आई होप कि आपने पॉज किया, आपने आपको कन्विंस किया। नाउ यू आर विद मी, लेट्स मूव ऑन। अच्छा जनाब, फाइनल हिस्सा जिसमें अब हम इंटरेस्टेड हैं वो ये है साइन डेस्टिनेशन लेस देन साइन सोर्स, साइन डेस्टिनेशन लेस देन इक्वल टू साइन सोर्स, साइन डेस्टिनेशन ग्रेटर देन इक्वल टू साइन सोर्स, साइन डेस्टिनेशन ग्रेटर देन साइन सोर्स। अब हम इनको देखने लगे। ठीक है, मैं रब कर दूं एक दफ़ा ताकि वन बाय वन हम इस पे आ सकें। अच्छा जनाब, साइन डेस्टिनेशन लेस देन साइन सोर्स, ये कब होगा, हमें कैसे पता लगेगा? देखें, अगर डेस्टिनेशन छोटा था सोर्स बड़ा था और आपने सब्ट्रैक्शन ये की थी, डेस्टिनेशन में से सोर्स माइनस किया था, दोनों साइन नंबर्स थे, छोटे में से बड़ा जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। छोटे में से बड़ा आप जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन उस नेगेटिव की वैलिडिटी क्या है? साइन फ्लैग 1 होने की वैलिडिटी क्या है? नेगेटिव कैसे पता लगेगा? साइन फ्लैग 1 था, आंसर के अंदर साइन फ्लैग 1 था, साइन कर रहे हैं ना, लेकिन इसकी वैलिडिटी क्या है? इसकी वैलिडिटी ये है कि ओवरफ्लो ना हुआ हो।
साइन फ्लैग 1 है और ये सही साइन है, यानी ओवरफ्लो कह रहा है कि मैं नहीं हुआ हूं, मुझे कोई मसला नहीं है, जो साइन फ्लैग में लगा हुआ है वो ठीक लगा हुआ है, ठीक है। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि साइन 0 हो लेकिन ओवरफ्लो फ्लैग ये कह रहा हो कि जो भी साइन है इसका उलट साइन सही है, यानी आपने जिस तरह भी सब्ट्रैक्शन की थी असल साइन था लेट्स से नेगेटिव और आपको मिल रहा है पॉजिटिव क्योंकि ओवरफ्लो हो गया। ये बात पे अपने आप को रोक कर पूरी तरह कन्विंस कर लें, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर, पिछली एक दो स्लाइड पीछे जो पूरी आखिरी चीज बताई थी ना ओवरफ्लो फ्लैग की, कि ओवरफ्लो फ्लैग ये बता रहा है कि मेरा साइन फ्लैग वैलिड है या नहीं है। साइन फ्लैग वैलिड है मीनिंग कि उसके अंदर सही साइन पड़ा हुआ है क्योंकि कोई ओवरफ्लो नहीं हुआ है इस वक्त। और अगर ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाता है यानी लाल बत्ती जल जाती है, वो कहता है कि जी ये तो ओवरफ्लो हो गया है, दैट मीन्स कि साइन फ्लैग में जो कुछ पड़ा हुआ है उसकी उलट वैल्यू सही है, साइन फ्लैग ओवरफ्लो कर गया। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको ये? तो लिहाजा अब इस पूरी चीज को अगर मैं कैप्चर करना चाहूँ साइन फ्लैग 1 एंड ओवरफ्लो फ्लैग 0 या साइन फ्लैग 0 और ओवरफ्लो फ्लैग 1, तो एसेंशली हम कह ये रहे हैं कि साइन फ्लैग इज नॉट इक्वल टू ओवरफ्लो फ्लैग। ठीक है, हम ये कह रहे हैं। तो अब इस चीज को लिखने का एक और अंदाज ये भी है कि अगर हम इसका खाली जोर ले लें तो जोर हमें पता है कि दोनों इनपुट्स अगर ऑपोजिट हों, एक दूसरे से डिफरेंट हों, तो जोर का आंसर 1 होता है। ठीक है, तो साइन डेस्टिनेशन लेस देन साइन सोर्स को पकड़ने का तरीका हमारे पास ये है कि हम खाली ये चेक कर लें कि साइन जो इस ऑपरेशन के बाद ये देख लें कि साइन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग की वैल्यूज एक दूसरे से ऑपोजिट हैं या नहीं है। बेशक पॉज करें, अपने आप को कन्विंस करें और आगे बढ़ें। अच्छा, अब मैं सीधा इस पर आ जाता हूँ। साइन डेस्टिनेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन सोर्स, ये कब होगा? ये तब होगा जिस वक्त साइन फ्लैग 0 होगा। ठीक है, साइन फ्लैग 0 होगा, एस एफ इज इक्वल टू 0 एंड देयर इज नो ओवरफ्लो, यानी एंड ओवरफ्लो फ्लैग इज इक्वल टू 0। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? साइन फ्लैग इज इक्वल टू 1 एंड ओवरफ्लो फ्लैग इज इक्वल टू 1। इन दोनों में से कुछ भी हो जाए, यानी साइन फ्लैग 0 है मीनिंग के साइन जो है वो इसका जो आंसर आया है उसका साइन पॉजिटिव है, यानी उसका साइन जो आपने डेस्टिनेशन में से सोर्स माइनस किया है और माइनस करने के बाद पॉजिटिव आंसर आया है और वो पॉजिटिव आंसर ठीक है, ओवरफ्लो फ्लैग परेशान नहीं हो रहा, उसने लाल बत्ती ऑन नहीं की हुई, तो सही साइन इसका जो है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स दैट्स फाइन। या साइन नेगेटिव है और साइन ओवरफ्लो हुआ है, यानी असल साइन था पॉजिटिव लेकिन ओवरफ्लो होके वो नेगेटिव बन गया, तो दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे नोट करें तो साइन फ्लैग इक्वल टू ओवरफ्लो फ्लैग आप कह रहे हैं। ठीक है, सो इट्स जस्ट साइन फ्लैग इक्वल टू ओवरफ्लो फ्लैग, जिसको पकड़ने का एक अंदाज ये भी है कि आप इनका जोर लें और उसको नोट कर लें। तो जब भी जोर में कब कब आंसर जो है वो 0 आते हैं जब दोनों इनपुट सेम होती हैं, और ये नॉट जो है इसको उलट देगा, 1 कर देगा। ठीक है जनाब, कन्विंस हो गए? नहीं हुए तो बेशक इसका लॉजिक बनाकर देख लें, कन्विंस हों। ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ आएगी तो अगली समझ आएगी, ये नहीं समझ आई तो अगली में फिर आप परेशान होते रहेंगे, इसीलिए मैंने ये पूरी वीडियो इसके ऊपर एक अलग की है कि आपको ये वाली बातें मैं तफसील से करवा दूं। बस जनाब, 2 रह गए, पहुंच गए तकरीबन हम अपनी मंजिल तक। साइन डेस्टिनेशन इज लेस देन और इक्वल टू साइन सोर्स। अब ये सिर्फ इन्हीं का कॉम्बिनेशन है, तो साइन डेस्टिनेशन इज लेस देन साइन सोर्स आपने कैसे पकड़ा था? साइन फ्लैग इज नॉट इक्वल टू ओवरफ्लो फ्लैग। अब बस इसमें एक बात और ऐड हो जाएगी कि 0 फ्लैग 1 भी हो सकता है, जब इक्वल होंगे तो ZF 1 होगा, और अदर या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि साइन फ्लैग इज नॉट इक्वल टू ओवरफ्लो फ्लैग, यही वाली कंडीशन यहाँ पर आ गई। सो दिस इज इक्वल एंड दिस इज लेस देन। ठीक है, ये दोनों केसेस आपने पकड़ लिए। और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर साइन डेस्टिनेशन इज ग्रेटर देन साइन सोर्स, मीनिंग कि या ये जो यहाँ से आ रही है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, और दूसरी चीज़ ये है कि 0 फ्लैग इज इक्वल टू 0, ये एंड है, पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एंड है। इसकी वजह क्या है कि आप ये कह रहे हैं इक्वल नहीं होना चाहिए इनको, यानी ये इक्वल नहीं है बल्कि ये इससे ग्रेटर है। ठीक है, तो इससे आपने ये पकड़ लिया और इसको लिखने का जो लॉजिक में अंदाज है वो हमारे पास ये आ गया। ये जनाब हमने अब सारे के सारे कंपैरिजंस को फ्लैग्स के अंदाज में देख लिया। अगर मैं बहुत क्विकली इनके ऊपर से एक दफ़ा गुजरूं तो हमने ये देखा है डेस्टिनेशन सोर्स इक्वल हैं तो 0 फ्लैग 1 हो जाएगा इस कंपैरिजन के बाद। डेस्टिनेशन और सोर्स अनइक्वल हैं तो 0 फ्लैग 0 होगा। आपने अनसाइंड छोटे नंबर में से बड़ा माइनस किया है तो बोरो चाहिए होगा। आपने अनसाइंड बड़े नंबर में से छोटा माइनस किया है तो बोरो नहीं चाहिए होगा। आपने अनसाइंड छोटे या इक्वल नंबर में से बड़ा या इक्वल नंबर माइनस किया है तो इक्वल के केस में 0 फ्लैग 1 होगा, और
छोटे में से बड़े के केस में बोरो चाहिए होगा, इन दोनों में से कोई भी फुलफिल हो जाए तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है। जब आप ये पकड़ना चाह रहे हैं कि बड़े अनसाइंड नंबर में से छोटा अनसाइंड नंबर माइनस हुआ है, तो दैट मीन्स कि आपने बोरो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी डेफिनेटली, और जीरो फ्लैग भी जीरो होगा क्योंकि ये इक्वल नहीं, ठीक है, तो इनके बीच में ये एंड है। अच्छा, साइंड के केस में आपने ये कहा है कि जब भी मैं किसी साइंड छोटे नंबर में से बड़ा साइंड नंबर माइनस करूंगा तो मेरे आंसर की साइन बिट 1 होगी, यानी आंसर नेगेटिव होगा, प्रोवाइडेड कि कोई ओवरफ्लो नहीं हुआ, प्रोवाइडेड कि कोई ओवरफ्लो नहीं हुआ, या मेरी साइन बिट 0 होगी प्रोवाइडेड कि ओवरफ्लो हुआ है, यानी ओवरफ्लो ये कह रहा है कि साइन बिट में उल्टी वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। तो ये इसको पकड़ने का जो आसान तरीका है वो ये है कि साइन फ्लैग इज नॉट इक्वल टू ओवरफ्लो फ्लैग। अच्छा, साइंड डेस्टिनेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइंड सोर्स उस केस में होगा जिस वक्त हम ये कह रहे हैं कि बड़े या इक्वल में से आपने माइनस किया है, तो लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि द साइन फ्लैग इज इक्वल टू 0, मीनिंग कि मेरा आंसर जो है वो एक नेगेटिव आंसर है, एक पॉजिटिव आंसर है और कोई साइन ओवरफ्लो नहीं हुआ, या मेरा आंसर जो है एक नेगेटिव आंसर है और साइन ओवरफ्लो हुआ है, तो उस केस में ये वाली कंडीशन ट्रू है। अच्छा, और उसके बाद एक्स्ट्रा आपको अगर चेक लगा दूं मैं कि सिर्फ मैं बड़ा ही पकड़ना चाह रहा हूं, तो दैट मीन्स कि जीरो फ्लैग जीरो है, मीनिंग कि ये इक्वल नहीं है, और साथ ही साथ ग्रेटर है पहला नंबर दूसरे नंबर से, और इनके बीच में ये एंड की कंडीशन है। और फाइनली अगर छोटा और इक्वल की कंडीशन देखनी हो तो इक्वल जीरो फ्लैग इज इक्वल टू 1, और छोटा की कंडीशन यही है जो ऊपर आपने लिखी थी, इनमें से कोई भी फुलफिल हो रही हो तो हम कहेंगे कि ये पूरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। आई होप यूर विद मी, और आई होप आपको ये पूरी की पूरी कहानी समझ भी आ गई है और आप इस पे कन्विंस भी हो गए। लें जनाब, तो अब तक आप लोग सब कुछ समझ चुके हैं। अब ये आखिरी कॉलम के अंदर आपको जो है वो बस उन इंस्ट्रक्शंस के नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं जो कि कंडीशनड हैं इन फ्लैग्स के ऊपर, ठीक है। और मैं इनको एक दफ़ा आपको चलाना सिखा देता हूँ कि इंस्ट्रक्शंस चलेंगी कैसे। तो हम रियली क्विकली देखते हैं। ये जो पहली वाली है जीरो फ्लैग इज इक्वल टू 1, इसको चेक करने का तरीका यानी कंपैरिजन पहले करेंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि क्या आंसर के अंदर जो है वो जीरो आया था या नहीं आया था, और जंप इफ इक्वल या जंप इफ जीरो आर द सेम नेम्स फॉर द सेम निमोनिक्स फॉर द सेम इंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये होगा कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ए एक्स और बी एक्स में दो नंबर्स पड़े हुए, आर ए एक्स और आर बी एक्स में, और मैं कहता हूँ जी सी एम पी क्यू डॉलर आर ए एक्स, सॉरी नॉट डॉलर, परसेंटेज आर बी एक्स। मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, यानी मैंने बी एक्स में से ए एक्स को माइनस किया इस वक्त, और मैं देखना चाहता हूँ कि अच्छा, बाय द वे कंपैरिजन में ना, क्योंकि हम लिखते इस अंदाज से हैं कि डेस्टिनेशन बाद में लिखते हैं, सोर्स पहले लिखते हैं, तो मैं अक्सर अपने जहन में इसको उल्टा लिया करता हूँ कि जब कंपैरिजन हो रहा है तो बी एक्स और ए एक्स का हो रहा है रादर देन ए एक्स बी एक्स का, क्योंकि बाकियों में जहाँ आप ग्रेटर और लेस वगैरह करेंगे ना तो वहाँ आप मिक्स ना करने लगे। अच्छा, आपने कंपैरिजन किया, यानी ये कंपैरिजन इफेक्टिवली इज आर बी एक्स माइनस आर ए एक्स, एंड देन यू से जंप if equal, for example label 1, और for example मेरा label 1 यहां लगा हुआ है और यहां पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, और यहां वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने नॉट इक्वल के केस में एग्जीक्यूट करनी है, और यहां वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने इक्वल के केस में एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। तो ये मेरे इक्वल के केस की इंस्ट्रक्शंस हैं और ये मेरे नॉट इक्वल के केस की इंस्ट्रक्शंस हैं। जंप इफ इक्वल, सो अब ये समझ लें, दोनों को कंपेयर किया, अगर जीरो फ्लैग सेट हो गया तो मैंने कहा अगर जीरो फ्लैग सेट है तो जंप कर जाओ। अब ये जंप सिर्फ उस वक्त होगी अगर जीरो फ्लैग सेट हुआ, असल में जे जी ही है। जे जी का क्या मतलब है, जंप इफ जीरो फ्लैग इज इक्वल टू 1। सो अगर जीरो फ्लैग 1 है तो ये जंप करेगा और यहां चला जाएगा, आर आई पी के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी, ये एड्रेस आ जाएगा, और अगली इंस्ट्रक्शन ये चलेगी जो यहां पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं थे तो फिर ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। अब यहाँ एक मसला आपको नजर आ रहा होगा, जब ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी तो उसके बाद यही चलने लगेंगी ना, तो लिहाजा आपको यहाँ पे एक अनकंडीशनल जंप लगानी पड़ेगी। लेट से मैं इसको कह देता हूँ आउट 1, और मैं यहाँ कहीं एक लेबल लगा देता हूँ आउट 1 का। इन इंस्ट्रक्शंस के बाद मैंने एक लेबल लगा दिया आउट 1। अब ये मेरा पूरे का पूरा एक लूप बन गया, ये एक इफ एल्स बन गया। ये जब मैं आपको अगली स्लाइड्स में समझा रहा हूँगा ना इफ एल्स, तब मैं इसकी तफसील में ज़्यादा जाऊँगा। लेकिन फिलहाल आप ये बस समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन के बाद देखा कि क्या ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो यहाँ पर आ जाओ,
अगर ये इक्वल नहीं है तो इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करो, और इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के बाद गलती से ये ना चलना शुरू हो जाए जो अनइक्वल में चलनी थी, तो लिहाजा आई डू अ जंप विच गोज बियॉन्ड दीज इंस्ट्रक्शंस, और यहाँ से आगे चलना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा ये इंस्ट्रक्शंस चलेंगी जिस वक्त चीज़ें इक्वल हैं, ए एक्स और बी एक्स इक्वल थे, और ये तब चलेंगी जब ए एक्स और बी एक्स इक्वल नहीं थे। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ये वाला जो काम है ये होना किस तरह से, ये इंस्ट्रक्शंस चलनी कैसे हैं जंप की। और अब हम देख लेते हैं इनके नाम क्या क्या हैं। सो जे ई और जे जी हैं इक्वल को पकड़ने के लिए, जंप इफ नॉट इक्वल, जंप इफ नॉट जीरो। अब बाय द वे जो दो दो तीन तीन नाम लिखे हैं मैंने, ये सबका इनमें से कुछ भी लिखेंगे तो पीछे असेंबली एक ही जनरेट होगी, पीछे मशीन कोड एक ही जनरेट होगा। ये एक ही इंस्ट्रक्शन के मल्टीपल नाम है, जिस तरह आपको समझने में आसानी हो उस तरह याद कर लें। जंप इफ नॉट इक्वल, जंप इफ नॉट जीरो, जंप इफ कैरी क्योंकि आप कैरी फ्लैग चेक कर रहे हैं, जंप इफ बिलो या जंप इफ नॉट अबव और इक्वल, JNAE, जंप इफ नॉट अबव और इक्वल। ये नाम आपको अभी बस इंटिमिडेटिंग लग रहे हैं, ये इतने अच्छे याद हुआ करते हैं जहन में, इतने जब असेंबली में आप कभी प्रोग्रामिंग करते हैं कि कभी नहीं भूलते आपको ये। ठीक है, सो JB इज बेसिकली इक्वल टू जंप इफ नॉट अबव और इक्वल। ठीक है ना, जंप इफ लेस का मतलब है कि ये अबव और इक्वल नहीं है। बाय द वे हम अनसाइंड के लिए टर्म अबव और बिलो यूज करते हैं। मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ अनसाइंड के लिए जो हम टर्म्स यूज करते हैं वो अबव एंड बिलो यूज करते हैं, और साइंड के लिए हम टर्म्स यूज करते हैं लेस और ग्रेटर। ये हमारी इंटेल की असेंबली के अंदर कन्वेंशन है। ठीक है, तो अब जंप इफ बिलो या जंप इफ नॉट अबव और इक्वल। ठीक है, फिर ये वाली है अनसाइंड डेस्टिनेशन लेस देन और इक्वल टू, जंप इफ बिलो और इक्वल, जंप इफ नॉट अबव। ठीक है, अनसाइंड डेस्टिनेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू, जंप इफ नॉट कैरी, जंप इफ अबव और इक्वल, जंप इफ नॉट बिलो, ग्रेटर देन, जंप इफ अबव, जंप इफ नॉट बिलो और इक्वल। तो जंप इफ अबव कहने का या जंप इफ बिलो कहने का मतलब होता है कि जो आपकी डेस्टिनेशन है उसके सेंस में आप कह रहे हैं डेस्टिनेशन इज अबव सोर्स, डेस्टिनेशन इज नॉट अबव सोर्स, डेस्टिनेशन इज बिलो सोर्स, डेस्टिनेशन इज नॉट बिलो सोर्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अच्छा साइंड के केस में क्या है, जंप इफ लेस यानी जंप इफ डेस्ट इज लेस देन सोर्स, जंप इफ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल। ये बिल्कुल जैसे ऊपर हुआ था उसी तरह से, बस सिर्फ लेस और ग्रेटर हो गया। ये हम साइंड के केस में बात कर रहे होते हैं। JLE is jump if less than equal, JNG jump if not greater, jump if greater than equal, jump if not less, jump if greater, jump if not less than और equal। ठीक है, ये हमारी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हो गई जो ये काम कर रही होती हैं, जिनकी मदद जो इन फ्लैग्स को चेक करेंगी और उस वक्त जंप करेंगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और उस वक्त जंप नहीं करेंगी जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। बस ये फाइनल स्लाइड मैंने सिर्फ इसलिए ऐड की है, आप सबको इसकी ज़रूरत नहीं है। जिसको सब कुछ समझ में आ गया है वो बेशक यहाँ से वीडियो आगे कर सकता है, उसको ज़रूरत नहीं है। जिसको अगर कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह गई है तो मुझे लगता है दो बातें मैं यहाँ रिपीट करूँगा। एक, मैं ओवरफ्लो फ्लैग की गुफ्तगू दोबारा थोड़ी सी करूँगा कि ओवरफ्लो फ्लैग की डिस्क्रिप्शन क्या है। ओवरफ्लो कैप्चर्स, इट कैप्चर्स साइन ओवरफ्लो in 2's complement subtraction। 2's complement subtraction होती कैसे, एडिशन से होती है। सो a minus b is actually equal to a plus minus b। ठीक है, ये 2's complement subtraction होती है। तो साइंड ओवरफ्लो सिर्फ ये कह रहा है ये कब 1 होता है, साइंड ओवरफ्लो इज इक्वल टू 1 when there is a sign over or underflow। In other words, it is 1 when SF is opposite of its real value। ये बात बस याद रखनी है। OF1 का मतलब ये है कि जो कुछ भी SF में पड़ा हुआ है असल आंसर उसका उलट है। ठीक है, तो अब किसी को अगर कोई कंफ्यूजन थी इसमें तो बस इतनी बात समझ लें कि when OF is equal to 0, whatever value is in the sign flag is true। So SF can be trusted। When OF is equal to 1,
SF is actually equal to not of SF. SF की जो सही वैल्यू है वो उसके ऑपोजिट है। ठीक है, ये समझ में आ गया। पहली बात, मुझे ये डर है कि कुछ लोगों को वहाँ अगर इस पर कोई कन्फ्यूजन थी, क्योंकि मैंने वहाँ पहले एग्जांपल्स खाली एडिशन की दी थी, तो वो उसमें कोई इन्हें परेशानी आप में से किसी को ना हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। OF0 का मतलब है कोई परेशानी नहीं है, साइन फ्लैग पे ट्रस्ट करें। OF1 का मतलब है साइन फ्लैग को उल्टा लें, उसकी सही वैल्यू 1 थी जो कि ओवरफ्लो की वजह से 0 हो गई है, या 0 थी जो कि अंडरफ्लो की वजह से ओवरफ्लो की वजह से 1 हो गई। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने आपको जंप यूज़ करना सिखाई है, मुझे थोड़ी सी वहाँ पे था कि मैंने छोटा छोटा लिखा था तो आप कंफ्यूज ना हुए हों। तो फॉर एग्जांपल मैं कंपेयर कर रहा हूँ CMPQ RAX RBX, और मैं इसके नीचे कमेंट डाल के लिख दूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है RBX माइनस RAX, ये इसका मतलब है इस लाइन का। आपने ये वाला कंपैरिजन किया और उसके बाद आप कहते हैं जी जंप इफ बिलो, और लेट से मैं लेबल कह देता हूं बेल 1। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर BX AX से छोटा होगा एज एन अनसाइंड नंबर, जंप इफ बिलो इफ BX AX से छोटा है, ठीक है, तो देन जंप इफ बेल, तो जंप कर जाओ बेल 1 के ऊपर। लेट से ये बेल 1 का लेबल लगा हुआ है। अगर ये छोटा नहीं है, यानी कि या बड़ा है या इक्वल है, तो फिर ये लाइन एग्जीक्यूट करो, ये लाइन एग्जीक्यूट करो, ये लाइन एग्जीक्यूट करो, और जाहिर है अब इसने करते करते फिर ये वाली लाइंस भी एग्जीक्यूट करना शुरू कर देनी है, ये वाली भी एग्जीक्यूट करने लगेगा। तो लिहाजा यहां पर मुझे एक जंप लिखनी पड़ेगी जिसका मैं नाम रख देता हूं out1। आई एम नॉट डूइंग वेरी गुड जॉब विद द लेबल्स, बट स्टिल यू गेटिंग द आइडिया। नाउ ये बिल्कुल सही एक फॉर्म ऑफ लूप बन गया, यानी ये लूप इस तरह का बना है। इफ मैं bx को b कह देता हूं और ax को a कह देता हूं। इफ b इज लेस देन a, execute this, else execute this। तो अब यहां पर ये जो चीज है, और मैं रेड में इसको कह देता हूं, ये जो चीज है, ये रेड वाली चीज कौन सी है? जब b इज लेस देन a, यानी ये वाली, और ये ग्रीन वाली चीज कौन सी है? जब b इज नॉट लेस देन a। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब इसकी तफसील आगे जाकर आएगी, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा ये खौफ था कि आप में से कोई इसमें मेरा साथ ना छोड़ गया हो, कोई कंफ्यूज ना हो गया हो। सो दिस वाज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू रिपीट। ठीक है जनाब, सो दिस इज नाउ डन। नाउ वी आर रेडी फॉर द मेन स्लाइड्स, और इंशाल्लाह इसके बाद हम मिलते हैं मेन स्लाइड्स के साथ। थैंक यू।